हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th। इस चैप्टर में आज हम लोग एनसीईआरटी थ्रू आउट रीडिंग करेंगे। एनसीईआरटी से समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हाइलाइट्स भी मार्क करेंगे और साथ साथ जो जितना हम चैप्टर आज कवर कर पाएंगे उतना हम ट्राई करेंगे कि हम विद डायग्राम्स से कवर करें। ठीक है, तो आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा गैमेटोजेनेसिस का oogenesis पार्ट हम लोग खत्म कर ले। ठीक है, और ताकि अगले बार हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम एक एक लाइन मार्क करते हुए जाएंगे जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज याद करने वाली है, जो चीज समझने वाली है। ओके, फ्लो चार्ट्स के थ्रू बहुत अच्छे से ये चैप्टर इजीली फिनिश हो जाएगा बिकॉज बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। लाइक ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सिक्रीशंस देखने को मिलेंगे, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स के नाम मिलेंगे जो आपको एक दो बार फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव मैनर्स में याद हो पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ वाइज अगर जाएं तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कि हमारे पास क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है एक ह्यूमन बॉडी में, और वो ऑर्गन जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं ना, एक एक पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको उस पैराग्राफ का ब्रीफ दे देती हूँ, जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा उस पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें मिक्स करके दी हुई हैं, तो हम लोग सेपरेटली उसे पढ़ते हैं, उसके बाद विल रीड एनसीईआरटी। तो देखो, सबसे पहले ह्यूमंस क्या होते हैं। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स का मतलब इसमें फ्यूजन होगा गैमीट्स का। गैमीट्स के फ्यूजन में अब दो तरीके होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के, या तो ओवीपेरस या तो वीवीपेरस। ओवीपेरस यानी एग लेइंग एनिमल्स हो गया, और वीवीपेरस जो डायरेक्टली अपने बच्चों को बर्थ देते हैं। तो हम लोग क्या है, वी आर वीवीपेरस। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लस वीवीपेरस। अब इसके बाद विविपेरस का अगर आपको टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिखोगे कि जाइगोट का फॉर्मेशन से लेके जाइगोट का बर्थ भी डायरेक्टली मदर बॉडी से होता है। ठीक है, अब अगर हमें देखने हैं अपने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, तो जिस तरह हम लोग जानते हैं, हमने अभी चैप्टर्स पिछले वाले चैप्टर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में पढ़ा था कि तीन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उस तीन इवेंट्स में हम कैटेगराइज करते हैं अपने सेक्सुअल इवेंट सारे कि वो किस कैटेगरी में आएंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में अगर हमें देखना होगा तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे पास क्या क्या आता है। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन। अगर गैमीट नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे पास आएगा गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे अगर बायोलॉजी में जेनेसिस लग जाता है, दैट मीन्स इट इज द फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। जब आप लोग नोट्स बनाओगे तो आप लोग कैसे नोट्स बनाना, एक तरफ लिखना प्री फर्टिलाइजेशन, वहां पे फर्स्ट हेडिंग डालना गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जेनेसिस में हमारे पास दो प्रोसेसेस आते हैं। कौन कौन से? एक तो स्पर्म, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जब मेल बॉडी में स्पर्म्स बनना शुरू होते हैं, उस स्पर्म्स के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जब एक फीमेल की बॉडी में एग या फिर ओवम बनना शुरू होता है उसे हम बोलते हैं oogenesis। तो ये गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट हो गए। तो अभी हमने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने एक चीज पढ़ी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमने दो चीज पढ़ी, क्या क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis यानी गैमेटोजेनेसिस के बाद हमारा सेकेंड स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि इंसेमिनेशन, नॉट इम्प्लांटेशन, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? फीमेल और मेल गैमीट आपस में मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो मेल गैमीट का फीमेल बॉडी में एंटर करना उसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, फीमेल बॉडी के जेनाइटल ट्रैक्ट में जब एक मेल स्पर्म एंटर करता है उसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ये भी लाइन हमारी कवर हो गई यहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। और फ्यूज, अब आ गई, ये हमारे पास दो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट थे। सबसे पहले हमारे पास गैमेटोजेनेसिस आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया इंसेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट।
प्री फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया, थर्ड आएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो ये लाइन भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। तो मैं लाइन हाईलाइट कर रही हूँ, उसे उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझा रही हूँ, ताकि आप उसे एज इट इज अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। इसके बाद आती है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का ये मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक फीमेल बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे होंगे, डेवलपमेंट्स हो रही होंगी, उसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या होगा, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टोसिस का क्या मतलब होता है, ये भी हम आगे चैप्टर में देखेंगे, लास्ट पार्ट में आएगा हमारे पास। ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन होगा, कैसे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, ब्लास्टोसिस बना। उसके बाद क्या होगा, ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ये एम्प्यूला में होती है। एम्प्यूला क्या होता है, हमारे पास जो ओवरी डक्ट है, हमारे पास फेलोपियन ट्यूब, उसके बहुत सारे पार्ट हैं, उसका एक वाइडर पार्ट आता है एम्प्यूला, जो होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वहां पे ये फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद जाइगोट ट्रैवल करता है हमारे यूट्रस में। जब जाइगोट हमारे यूट्रस में ट्रैवल कर रहा है, तो यूट्रस में आके उसे इम्प्लांट होना पड़ेगा। तो जब वो इनर लाइनिंग, इनर एंडोमेट्रियम से जाके अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो यूट्राइन वॉल में जाइगोट का या फिर ब्लास्टोसिस का अटैचमेंट को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये दूसरा फंक्शन, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, फिर हुआ हमारे पास इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद हमारे पास आएगा गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, यानी एक बच्चा 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ जैसे जैसे वो डेवलप करता है, उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और एंड ऑफ 9th मंथ में क्या होता है हमारे पास, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी बेबी डिलीवर, यानी बेबी बॉर्न हो जाता है। हमारे पास अब क्या क्या प्रोसेस रहे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, सबसे पहले हो गया ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टोसिस हमारा इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट होने के बाद ब्लास्टोसिस में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट को हम बोलेंगे गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन के बाद बेबी बेबी बर्थ लेगा, और जब बेबी का बर्थ होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस आया, गैमेटोजेनेसिस के साथ हमारा और क्या आया, इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन में सिंपल एक फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ब्लास्टोसिस हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, गेस्टेशन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, पार्चुरेशन। अब उसके बाद हमें क्या देखना है यहाँ पे, अब हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस से। उससे पहले अगर हमें ये पढ़ना हो तो इसमें देखो, इस चैप्टर, इस पैराग्राफ में गैमेटोजेनेसिस हमारा कवर हो गया, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, इंसेमिनेशन बता दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन। इसके नीचे की जो भी लाइन्स है, दे आर जस्ट लाइक इंट्रोडक्टिव लाइन्स, like you have learnt about reproductive events, you have know the remarkable differences। अब ये हमें चैप्टर हमारा जो मेन स्टार्ट होता है वो यहाँ से होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले गैमेटोजेनेसिस आपको समझ में आ गया, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है, इंसेमिनेशन समझ में आ गया। अब हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, एक मेल और एक फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है तो डिफरेंसेस क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव इवेंट से क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एक मेल और फीमेल में। अब देखो, जो फीमेल होती है ना, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज जब फीमेल की होती है, यानी जब वो खुद एक बच्चा होता है, वो खुद अपने मदर के एक फीटस होती है वो, तभी उसके अंदर ओवम बनने शुरू हो जाते हैं। हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर oogenesis में हम लोग इसे पढ़ेंगे कि कैसे मायोसिस होता है एक फीमेल बॉडी में, कैसे पहले से ही ओवम या फिर फॉलिकल्स बने रहते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ डिफरेंस में एक चीज याद रखनी है कि एग फॉर्मेशन फीमेल बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही होना शुरू हो जाता है, लेकिन मेल बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी पर ही होती है। तो पहला डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। मेल्स में तो प्यूबर्टी में स्पर्म्स रिलीज हो रही हैं। इसके बाद अब क्या होगा, अब मान लो कोई एक चीज बहुत पहले शुरू हो गई है, जैसे कि फीमेल्स में ओवम सेक्रीशन जो है वो बहुत पहले शुरू हो गया, तो वो पहले बंद भी हो जाएगा, यानी उनका जो मेनोपॉज स्टेज आती है वो अराउंड 50 आ जाती है। अब तो और भी जल्दी होने लग गया बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड आवर लिविंग टाइप्स। अब तो 40-45 पे वी गेट मेनोपॉज, लेकिन मेनोपॉज जल्दी हो रहा है। और मेल्स में क्या हो रहा है, मेल्स में ओल्डर टाइम पे भी दे आर सेक्सुअली एक्टिव, यानी वो स्पर्म सेक्रीशन बहुत लेट तक भी करते हैं, अपने ओल्ड एजेस में भी दे कंटिन्यू द स्पर्म सेक्रीशन।
इसके बाद हम लोग आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब ये जो मैंने आपको बात बताई है, मैंने आपको क्यों बताई, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, यू हैव लर्न the remarkable differences between reproductive events in males and females. ठीक है, like for example sperm formation continues in old men but formation of ovum ceases in women at the age of 50. आप 50 लिखना because 50 ही बताया गया है एनसीईआरटी। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने बांटा है 4 पार्ट्स में। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी इसको 4 पार्ट्स में ही बांटा है, लेकिन उसने इसके टेबुलर फॉर्मेशन नहीं करी हुई है। सबसे पहले हम लोग अपने 4 पार्ट्स में क्या क्या आएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड, और उसके बाद जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपके पास आएगा टेस्टिस। टेस्टिस का क्या काम है, गैमीट फॉर्मेशन। एक्सेसरी डक्ट में आपके पास क्या क्या आएंगे, सबसे पहले आपके पास आएगा रेडिटेस्टिस। रेडिटेस्टिस के बाद आपके पास आएंगे वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडाइडाइमिस, एंड लास्ट में वासा डिफरेंस। इसे आप कैसे याद रख सकते हो, रीड से, आर फॉर रीडिटेस्टिस, आर ई से आपके पास एफ्रेंशिया आ जाएगा, दोबारा ई से आपके पास क्या आएगा एपिडाइडाइमिस, और वास डिफरेंस का डी से रीड हो जाएगा, कंप्लीट। तो देखो एसेसरी डक्ट्स में आपके पास आएंगे रीड। ग्लैंड्स में आपके पास क्या क्या आएगा, ग्लैंड्स में आपके पास एक आएगा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का जो हमें यहाँ पे मेन फंक्शन दिया हुआ है वो सिर्फ ल्यूब्रिकेटिंग दिया हुआ है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपके पास क्या आएगा, पेनिस। तो टेस्टिस आपके पास क्या थे, टेस्टिस आपके पास क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक्सेसरी डक्ट में रीड आ जाएगा, ग्लैंड में आपके पास आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बोरेथ्रल, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पेनिस। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को अगर हम डिस्कस करें दैट इज टेस्टिस, तो ये हमारे पास टेस्टिस का डायग्राम कहाँ गया, ओके टेस्टिस का अलग से नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे टेक्स्ट एज सच पूरा ये डायग्राम दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है टेस्टिस। टेस्टिस आपको कहीं एब्डोमेन पार्ट, ये हमारे पास एब्डोमेन पार्ट है एक मेल का, टेस्टिस एब्डोमेन पार्ट से थोड़ा नीचे होता है, किस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये एब्डोमेन से क्यों अलग है, बिकॉज टेस्टिस के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है, और गैमेट फॉर्मेशन के लिए एक अलग सा टेम्परेचर हमें चाहिए होता है विच इज अराउंड 2 to 2.5 डिग्री लेसर देन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम हमारे उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है विच इज 2 to 2.5 डिग्री लेसर और लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब देखो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी वैसे ही कम है, ठीक है। अब उस टेम्परेचर में क्या होता है, स्क्रोटम श्रिंक होकर हमारे एब्डोमेन के पास आ जाता है, क्यों, ताकि वो एब्डोमेन से कुछ हीट ले सके, बिकॉज उस वक्त तो बहुत ज्यादा सर्दी है। लेकिन समर में क्या होता है, स्क्रोटम स्ट्रेच होके हमारे एब्डोमेन के दूर चला जाता है ताकि बॉडी की इंटरनल हीट से उसका टेम्परेचर डिफ्लेक्ट ना हो। अब टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस इज एन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, दिख रहा है यहाँ पे आपको रेड कलर का, ये एक सेकंड जिसे मैं हाईलाइट करूंगी अभी, ये वाला पार्ट, दिस इज द टेस्टिस। टेस्टिस इज एन ओवल शेप स्ट्रक्चर। अब अगर हमें इसकी डायमेंशंस लिखनी होगी तो टेस्टिस की क्या क्या डायमेंशंस है, सबसे पहले ये होता है 4 to 5 सेंटीमीटर इन विड्थ और 2 to 3 सेंटीमीटर इन 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। अब टेस्टिस का अगर हम अपना ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो टेस्टिस के सेक्शन में हमें क्या दिखाई देगा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं ये, इसके अंदर हमें दिखेंगे 2 लेयर पहले तो, और फिर हमें बहुत बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो भी मैं बता रही हूँ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो टेस्टिस में हमारे पास एक तो आउटर लेयर हो गई, आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिके। ट्यूनिके एक डेंस सी लेयर होती है टेस्टिस के ऊपर, और इसके अंदर ये जो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या, ये हमारे पास क्या होंगे, इनके अंदर ये होते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स ये हमारे पास कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट के अंदर मैंने ये जो बनाए हैं, दिस इज टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल एक
कंपार्टमेंट में 1 से लेके 3 हो सकते हैं, यानी 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो हमारे पास कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई टेस्टिस के अंदर, उसके अंदर हमारे पास आए टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टोटल कितने होते हैं ये? 250 होते हैं। अगर एक टेस्टिस में, यहाँ देखो, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है। 250 कंपार्टमेंट में अगर एक ही लॉब्यूल हुआ तो कितने हमारे पास लॉब्यूल्स हुए? 250। और अगर 3 हुए तो मैक्सिमम 750 लॉब्यूल्स। समझ गए? अब स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गया हमारे पास ये, इसके अंदर ये जो सर्कल हमारे पास थे ये हो गया हमारे पास सेमिनल वेसाइकल्स। सेमिनल वेसाइकल्स एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल हमारे पास कितने हैं? 250 टेस्टिकुलर, मतलब ये जो जाल लाइक स्ट्रक्चर है ना बेसिकली ब्लू कलर का, दैट इज टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और जो रेड कलर से मैंने बनाया है विथ दैट इज सेमाइनल वेसाइकल। एक एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से लेके 3 सेमाइनल वेसाइकल्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं? एक टेस्टिस में 250। 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में अगर एक ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ, यानी कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए? 250। तो मिनिमम हमारे पास 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। मैक्सिमम एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 3 हो सकते हैं। तो 250 में कितने होंगे? 750। अब स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? इन्हीं रेड कलर में। रेड कलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो मैंने बनाई है उसी में आपके पास स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो 250 कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई, उस 250 कंपार्टमेंट को बोला गया टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल contains highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced। अब स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में? तो देखो सबसे पहले हम लोग अगर टेस्टिकुलर लॉब्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाए, अभी तो हमने क्या बनाया, ये एक टेस्टिस बनाई, उस टेस्टिस के अंदर बॉक्स की तरह हमने दिखा दिया अपने टेस्टिकुलर लॉब्यूल। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ टेस्टिकुलर लॉब्यूल का ही इंटरनल स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये मेरे पास एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल आ गई। इस लॉब्यूल के अंदर मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई। ठीक है, अब मैंने 2 दिखाई है इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद देखो मैं क्या क्या बना रही हूँ, मैंने एक और सेल बनाया यहाँ पे। एक मैंने अब हम्म अब मैंने जो भी बनाया अगर मैं उसको लेबल करूं तो ये हो गई हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये हमारे पास क्या है बच्चों? दिस इज इम्यूनोग्लोबिन पुट, इट इज इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, तो हम इसे आईजीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? लेडिक सेल। लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ये हमारे पास लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल लेडिक सेल। ये अब ये हमारे पास है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के बाद ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मैं ये बना रही हूँ, दिस इज spermatogonia। what is it? It is spermatogonia। it is a thick, वी कैन से मस्कुलर लेयर जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। अब ये देखो ये जगह खाली दिख गई, इसमें मैंने बनाया एक सर्कल, दिस इज सिटोली सेल्स। ये स्पर्मेटोगोनिया हो गई, जो आपको हाफ आर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। और हमारे पास एक जो सर्कल हो गया दैट इज सिटोली सेल्स। अब सिटोली सेल्स का क्या काम होता है? सिटोली सेल्स हमारे मेल जो स्पर्म्स बनते हैं उनको नरिश करने का काम करता है। अब मेल स्पर्म्स बनते कहाँ से हैं? मेल स्पर्म्स बनते हैं इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? स्पर्मेटोगोनिया में ये मियोसिस मियोटिक डिविजन्स बहुत सारी होती हैं जिससे हमारे पास स्पर्म बनते हैं, जिसका भी हम प्रोसेस आगे देखेंगे। अब हमारे पास स्टोली सेल्स हो गए, टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गया, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल हो गया, स्पर्मेटोगोनिया हो गया, लेडिक सेल हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई और इंटरस्टिशियल सेल हो गए। तो ये हमारे पास क्या है? एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ऐसे कितने होंगे? ऐसे इनटू 250। गॉट इट?
अब इसी को हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। Each seminiferous tubule is lined by two types of cells, male germ cell जिसे हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया, और सिटोली cells. Male germ cells usually undergo meiotic division, finally leading to sperm formation. ठीक है, while Sertoli cells provide nutrition to the sperm cell. The region outside the seminiferous tubule is known as interstitial space, containing small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. मैंने आपको दोनों बातें बता दी, ठीक है। मैंने ये भी कहा था Leydig cell को हम interstitial Leydig cell भी कहते हैं। अब Leydig cells synthesize and secrete testicular lobules called, अब देखो ये अभी हमें बता रहा है टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स यानी एंड्रोजन कहाँ से आते हैं। लेडिक सेल का काम है टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स बनाना, जैसे एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो लेडिक सेल का ये काम हो गया। और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब मेल सेक्स ऑर्गन में हमारे पास रीटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइमिल और वास डिफरेंस किसमें होती है, एक्सेसरी डक्ट में। अब अगर हम एक्सेसरी डक्ट देखें तो हमारे पास यही सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आती है रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडाइडाइमिस और फिर वास डिफरेंस। अब ये क्या करती हैं, ये सारी जो टिब्यूल्स हैं ये स्पर्म स्टोर भी करती हैं और स्पर्म्स को सिक्रीट भी करती हैं, ठीक है। स्पर्म सिक्रीट मतलब अपने अंदर से नहीं करती, अपने थ्रू पास करवाती। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो बनाऊं यहाँ पे एक डायग्राम, ये देखो मैंने एक बनाई यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल जाएगी वास एफरेंशिया में, इसके थ्रू जाएगी रेटे टेस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रही हूँ, ये क्या है, दिस इज टेस्टिस। यानी इससे आपको क्या पता चला, वास एफरेंशिया टेस्टिस के बाहर होती है और सेमिनिफेरस टिब्यूल रेटे टेस्टिस से होते हुए टेस्टिस के बाहर जाएंगी और वासा एफरेंशिया में एंटर करेगी। अब वासा एफरेंशिया में क्या होगा, ये जाएगी वासा एफरेंशिया कहाँ जाएगी, एपिडाइडाइमिस में। अब एपिडाइडाइमिस क्या करेगी, ये जाएंगी डिफरेंस में, वास डिफरेंस में। अब इनके ऊपर हमें क्या लिखना है, यहां से क्या हुआ, लीव, या फिर लीव को हटाओ, लेफ्ट टेस्टिस, टेस्टिस हट गई, वहां से हट गई नहीं मतलब हमने टेस्टिस छोड़ दी। अब एपिडाइडाइमिस क्या करती है, एपिडाइडाइमिस जो है ना ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस पे होती है। पोस्टीरियर मतलब क्या है, ऊपर। यानी अगर मैं देखूं तो ये वास एफरेंशिया जाएगी ऐसे, यहाँ पे कहीं हमारे पास एपिडाइडाइमिस होगी और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वास डिफरेंस। इस तरीके का कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। तो एपिडाइडाइमिस क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस यहाँ, ठीक है। वास्ट अभी डिफरेंस में गई, ओपन इनटू वास्ट डिफरेंस। अब वास्ट डिफरेंस का क्या काम होता है, वास्ट डिफरेंस फिर से असेंड करेगी। कहाँ असेंड करेगी वास्ट डिफरेंस, ये जाएगी हमारे एब्डोमेन में, एब्डोमेन में। और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक क्लस्टर पूरा बना देती है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर है फॉर एग्जांपल, तो ये वासा डिफरेंस बहुत सारे यहाँ पे क्लस्टर बना देगी। अब इसी वासा डिफरेंस में आके क्या मिलती हैं, सेमाइनल वेसिकल, यानी यहाँ से वास डिफरेंस आई और यहाँ से आया हमारे पास सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल क्या थी हमारे पास, एक्सेसरी ग्लैंड में, और इन्होंने मिला के बना दिया हमारे पास
मिला के क्या होना है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंस थी। ये सेमाइनल वेसिकल, देखो इन दोनों के कलर मैंने मिला दिया आपस में, विच इज फॉर्मिंग अ इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो यूरेथ्रा के थ्रू पास करके पेनिस के थ्रू एग्जिट करती है। ठीक है, तो हमारे पास पूरा क्या स्ट्रक्चर बना, सेमिनिफेरस टिब्यूल और रेटेड टेस्टिस टेस्टिस में होंगे। रेटेड टेस्टिस के थ्रू सेमिनिफेरस टिब्यूल खुलती है कहाँ पे, वास्ट एफरेंशिया में। वास्ट एफरेंशिया से एपिडाइडाइमिस में जाएंगी। एपिडाइडाइमिस क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, पोस्टीरियर सरफेस पे, कहाँ, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे लाई करता है। एपिडाइडाइमिस कहाँ खुलता है, डिफरेंस में जाके। डिफरेंस हमारे एब्डोमेन में असेंड करता है और यूरिनरी ब्लैडर पे एक क्लस्टर फॉर्मेशन कर देता है। डिफरेंस की जो एक पाइप है वो हमारे सेमिनल वेसिकल से मिलती है, जो मिल के बना देते हैं एजैक्यूलेटरी डक्ट, और एजैक्यूलेटरी डक्ट थ्रू यूरेथ्रा पेनिस में हमारे एंट्री करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी को पढ़े एनसीईआरटी, तो ये क्या बोल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बनाई यहाँ पे, थ्रू रेटेड टेस्टिस, वास एफरेंशिया, कंप्लीट। ऐसे ही आप अपने फ्लो चार्ट्स में बनाया करो। वास एफरेंशिया, लीव द टेस्टिस, देखो लीव द टेस्टिस हो गया, and opens into epididymis located on the posterior surface of each testis। ये भी मैंने बता दिया। Epididymis leads to vas deferens that ascends into abdomen and loops over the urinary bladder। We have done this point। It receives a duct from seminal vesicle, ये भी हमें पता चल गया, and opens into urethra as ejaculatory duct। These ducts store or transport the semen, ये भी मैंने बता दिया, outside through the urethra। अब देखो यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा originates from urinary bladder and extends through penis। मैंने बताया अभी आपकी यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट एंड कहाँ होती है, पेनिस में। तो यूरेथ्रा originates through urinary bladder and ascends through the penis। एक्सटर्नल ओपनिंग क्या होती है, यूरेथ्रल मीटस, यानी जहां से मेल्स में स्पर्म्स सिक्रीट आउट होते हैं, उस वो डक्ट और जो उनकी एक्सक्रीटरी डक्ट होती है वो सेम होती है, और वो जहां सिक्रीट आउट होते हैं उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स की, जो मैंने आपको सेमिनल टिब्यूल्स का डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दिया हुआ है। अब जो मेल्स हैं उनमें एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्या आता है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में उनके पास आता है पेनिस। देखो हमने मेल टेस्टिस कर लिए, सारे डक्ट्स कर लिए। अब जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और बल्बोलेट्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन बता दिया कि वो इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है। बाकी जो बच्चे बल्बोलेट्रल ग्लैंड मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट इज अ ल्यूब्रिकेटिंग ग्लैंड। अब सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोलेट्रल ग्लैंड कुछ सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और उन सब की सिक्रीशन को मिला के हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा किस चीज में रिच होता है, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम्स में। बल्बोलेट्रल ग्लैंड, वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिला के जितनी भी चीजें एंजाइम वगैरह सिक्रीट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। उसके अंदर होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। ठीक है, अब यही प्लाज्मा में जब स्पर्म एंटर हो जाता है तो हम उसे मिला के बोलते हैं प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल्स टू सीमेन। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्लाज्मा या फिर सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल्स टू सीमेन। ठीक है, अब हमारे पास एक्सटर्नल जेनाइटिलिया आता है, लास्ट पार्ट। पेनिस, देखो पेनिस का क्या काम है, पेनिस के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल टिश्यूज रहती हैं विच हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस, ताकि फीमेल का फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेशन हो पाए, किसका, मेल गैमीट का। The enlarged end of penis is known as glans penis and it is covered by a skin called foreskin। अब इसका डायग्राम, एनसीईआरटी ने डायग्राम्स नहीं प्रोवाइड किए ना इस बार। तो अगर मेरे पास डायग्राम होता, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे।
ये वाला हमारा जो रीजन हो गया, दिस इज नोन एज ग्लैंड्स पेनिस। ये हमारे पास हो गई फोर स्किन। ये हमारे पास इजैक्यूलेटरी डक्ट आ गई। ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट हमारे पेनिस के थ्रू बाहर निकलेगी और वहां से क्या होगा, इंसेमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये फोर स्किन हो गई, हमारे पास ग्लैंड्स पेनिस हो गया। और इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सब कुछ पढ़ लिया, कैसे बल्बुलेटर ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, एंजाइम, सेमाइनल प्लाज्मा, फिर डक्ट्स, रिलेटेड टेस्टिस जिसको मैंने आपको ट्रिक दी रीड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा डिफरेंसेस क्या है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, और प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसके बाद लेट्स स्टार्ट विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जिस तरह हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, सेम हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसे कैटेगराइज करेंगे चार पार्ट। सबसे पहले हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर हमारे पास आ गए एक्सेसरी डक्ट, फिर हमारे पास आए एक्सेसरी ग्लैंड, और फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास है ओवरी। वहां पे हमारे पास क्या था, टेस्टिस। यहाँ पे हमारे पास है ओवरी। एंड ओवरी इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक टेस्टिस इज ऑल्सो अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। एक्सेसरी डक्ट में हमारे पास आएगा फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। एक्सेसरी ग्लैंड में पैराथोनियम ग्लैंड, पैराथोनियन ग्लैंड। पैराथोनियन ग्लैंड क्या होता है, पैराथोनियन ग्लैंड सिर्फ इसका भी काम यहाँ पे लुब्रिकेशन का है। सबसे पहले ओवरीज आई, फिर एक्सेसरी डक्ट में फेलोपियन ट्यूब आई, यूट्रस आई, वेजाइना आया, फिर एक्सेसरी ग्लैंड में हमारे पास पैराथोनियन ग्लैंड आया। एक्सटर्नल जेनिटलियम में इसके बहुत सारे पार्ट्स लाइक मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लैटोरस। यहाँ देखो ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटलियम में हमारे पास आएंगे यहाँ पे, उन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, ओके लास्ट में मेंशन किया होगा। एक मेमोरी ग्लैंड भी ऐसा एक ग्लैंड है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ काम करता है, तभी जाके बहुत सारे फंक्शनली सपोर्टिव प्रोसेसेस लाइक ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर मेमोरी ग्लैंड के बिना नहीं हो सकती है। बिकॉज आपको पता है, हमने पढ़ा था क्लास 11th में क्या चीज, कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होगा, लैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होगा, लैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होगा, तभी तो हमारे पास बेबी के लिए मिल्क डेवलप हो सकता है। और भी बहुत सारे हार्मोन से सिक्रीट करता है जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस लाते हैं, जिससे ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी वगैरह इफेक्ट होती हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग स्टार्ट करें अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे। हम्म, तो अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आई ओवरी। ओवरी इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी इसके दो, यानी ये दो होंगी। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक चीज और लिख लेना कि इट इज प्रेजेंट नियर पेल्विस। पेल्विस क्या होता है, एब्डोमेन और थाई के बीच वाला पार्ट। सेम हेयर यहाँ फीमेल में भी होता है, इट इज प्रेजेंट इन पेल्विस। अब फीमेल में ओवरी बर्थ से पहले ही बहुत सारे एग्स अपने अंदर बना चुकी होती है। ठीक है, जिस तरह से हमारे सेमाइनल वेसिकल के साथ लेडिक सेल एंड्रोजन सिक्रीट कर रहा था, उसी तरह ही ओवरी भी बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन और प्रेगनेंसी हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं। ओवरी जो होती है वो यूट्रस और पेल्विक वॉल से ज्वाइंट होती है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिखाऊं, ये ओवरी हमारे पास जो है वो, ये ओवरी है हमारे पास। ये किससे ज्वाइंट है, ये वाला जितना भी है, दिस इज अ लिगामेंट पार्ट। तो ओवरी इज ज्वाइंट विद द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस वॉल बाय लिगामेंट। दिस इज अ पीवाईक्यू, इसे याद रखना। इसके बाद ये भी ओवल शेप होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 से 4। उधर क्या लेंथ थी हमारे पास, 2 से 5 लेंथ थी, और 4 से 5 लेंथ थी, और 2 से 3 विड्थ थी। यहाँ पे हमारे पास 2 से 4 लेंथ है। तो अगर हम ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो पहले हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स वगैरह। इसके अंदर हम क्या देखेंगे,
ये देखो, सेम से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा ही था वहां पे भी। अब इसे अगर मैं लेबल करूं तो ये हमारे पास क्या हो गया अब, दिस इज हमारे पास एपिथीलियम हो गया। एपिथीलियम के अंदर ये वाला पार्ट हमारे पास कॉर्टेक्स हुआ, ये हुआ मेड्यूला। हमेशा याद रखो, एक बॉडी के अंदर आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है, इनर पार्ट मेड्यूला होता है, ठीक है। अब मेड्यूला के अंदर आपके पास क्या होगा, स्ट्रोमा, लिक्विड पास, फ्लूइड टाइप होगा। ये हमारे पास एपिथीलियम हो गई, इसके अंदर न्यूक्लियस भी बना लेना, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। एपिथीलियम हो गई आउटर वाली पार्ट, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर हमारे पास स्ट्रोमा भी होगा। स्ट्रोमा के बाद क्या होगा, अब हमने बहुत जगह देखा है, अगर कोई आपसे पूछ ले, जैसे ये एनालॉगस सीरीज में आ जाता है कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला कहाँ कहाँ है। किडनी में भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला थे, ब्रेन में भी कॉर्टेक्स मेड्यूला है, एड्रिनल ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स मेड्यूला है, और ओवरी में भी है। तो इसे याद कर लेना, ब्रेन, किडनी, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या था, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यूट्रन और वेजाइना। तो फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ये हमारे पास थे। अब अगर हमें फेलोपियन ट्यूब देखनी है तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, ये वाली जिसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ना, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पास वाला पार्ट ये जो है, दिस इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम हो, इनफंडिबुलम में आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, दीज आर नोन एज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का क्या काम होता है, जब एक ओवरी से एग रिलीज होता है तो फिम्ब्रे उस एग को कलेक्ट करने का काम करता है। इनफंडिबुलम से हमारे पास एग ऊपर जाता है, दिस इज द वाइडर पार्ट जिसे बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जब ये ऊपर आता है अपने टर्मिनल पार्ट को हम बोलेंगे इस्थेमस। तो इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थेमस। इनफंडिबुलम में एक पार्ट होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या करता है, हमारी एग को कैच करता है। अब ये हमारे पास पूरा यूट्रस हो गया। यूट्रस को अगर मैं आपको डिवाइड करूं तो यूट्रस में मेरे पास 3 लेयर्स होती है। सबसे अंदर वाली जो ये रेड कलर की लेयर आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। अब ये जो बीच वाली लेयर है, दिस इज नोन एज मायोमेट्रियम। और ये बाहर वाली जो है, दिस इज नोन एज पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अब पेरीमेट्रियम होती है थिन, इट इज नॉट मच ऑफ दैट फंक्शन, प्रोटेक्शन वगैरह का थोड़ा काम कर देती है। मायोमेट्रियम के अंदर होता है हमारे पास स्मूथ मसल्स। और एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है बहुत सारी। और ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसके अंदर। कैसे चेंजेस, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो जितने क्रैम्प्स वगैरह, साइक्लिक चेंजेस, बेबी के पार्चुरेशन के वक्त भी ये एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है बहुत ज्यादा। साइक्लिक चेंजेस होते हैं, और यही थिक होती है जो इम्प्लांटेशन के लिए वॉल बनाती है। और जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है और एक एग एज अ मेंस्ट्रुअल वेस्ट की तरह बाहर निकलता है, तो उसके साथ इसी की ब्लड वेसल सारी फटती हैं, और उसी से ब्लड हमारे पास रिलीज होता है। बिकॉज जब इम्प्लांटेशन के लिए ये अपने आप रेडी हो रहा होता है, इसे थोड़ी पता है कि फ्यूजन हुआ है या नहीं हुआ है। ये हर मेंस्ट्रुएशन के बाद, मतलब ये हर एग रिलीज होने के बाद अपने आप को थिक कर लेता है, डिस्पाइट नोइंग कि फ्यूजन हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये अपने आप को थिक कैसे करता है, ब्लड वेसल्स बनवाता है, वेस्कुलर हो जाता है, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी हो जाता है, मोटा हो जाता है, मल्टीपल लेयर्स आ जाती है, कुशनी हो जाता है। लेकिन फ्यूजन तो हुआ ही नहीं, तो अभी वो सारी लेयर शेड आउट करता है एज मेंस्ट्रुअल वेस्ट, ठीक है। अब अगर हम इसे यहाँ से पढ़े, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था ओवरी स्टेरॉइडल हार्मोन बनाता है, ठीक है। ईच साइड में बनाएगा, 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से किससे ज्वाइन होता है, लिगामेंट से, दिस इज अ PYQ। अब ओवरी किस किस में डिवाइडेड है, थिन एपिथेलियम विच इंक्लूडेड ओवरिन स्टोमा। स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इंटरनल मेडुला। पूरा क्या था, स्ट्रोमा ही है। और मैंने इसके अंदर स्ट्रोमा बताया था, क्यों, बिकॉज ये तो कॉर्टेक्स हो गया ना बाहर का। लेकिन एनसीईआरटी हमारी ये कहती है कि हम पूरे को स्ट्रोमा लेंगे, और पूरे को स्ट्रोमा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला में, ठीक है। अब देखो, ओवरीडक्ट, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। जस्ट अ मिनट। हमारे पास जो एक्सेसरी डक्ट है, यूट्रस, वेजाइना और फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स भी हमने देख लिए। अब हम लोग रीड कर रहे थे यहाँ पे, स्ट्रोमा मेड्यूला भी हो गया,
And now, each fallopian tube is 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of the uterus. 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और कहाँ एग्जिस्ट करती है, पेरिफेरी यानी साइड से, साइड ऑफ द ओवरी एग्जिस्ट करती है। क्लोजर पार्ट यहाँ पे फनल शेप होता है, फनल शेप को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के एजिस पे क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी जिसे हम बोलेंगे फिम्ब्रे, ठीक है, which helps in the collection of ovum after the ovulation. Infundibulum leads to a wider part known as ampulla. ampulla में क्या होगा, ampulla में ही आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। लास्ट पार्ट हमारे पास आएगा ईस्थेमस, द यूट्रस। अब हमारे पास आ गया यूट्रस। यूट्रस के बारे में मैंने आपको एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम बनाया। अब यूट्रस का अगर मैं और आपको बताऊं तो ये देखो, ये हमारे पास जो कर्व जैसा बना है जैसे, एंड जो ये पतला पतला सा एरिया जैसे नोन एज सर्विक्स। सर्विक्स जब कर्व होता है, किनार लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल किनार। सर्वाइकल किनार के बाद हमारे पास आती है दिस इज वेजाइना। ये दोनों मिल के बनाते हैं हमारे पास बर्थ किनार, यानी दिस इज द वी कैन से द पाथ ऑफ पार्चुरेशन। पहले सर्विक्स, सर्विकल किनाल और फिर वेजाइना। वेजाइना और सर्वाइकल मिला के हमारे पास क्या बनता है, बर्थ किनाल। नाउ यूट्रस इज सिंगल एंड ओवम वूम, हम इसे वूम भी बोलते हैं। यूट्रस ओवन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ठीक है। कैविटी इज नोन एज कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्विकल किनाल, यानी जो जो ऐसे था ना, ये वाला पार्ट था, फिर उसके बाद दिस इज नोन एज सर्विकल किनाल। तीन टिश्यू में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। तीन टिश्यू में कौन कौन से डिवाइड किया है, सबसे पहले हमारे पास आता है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम के बाद हमारे पास आता है मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम के बाद हमारे पास आता है एंडोमेट्रियम। इन यूट्राइन कैविटी में एंडोमेट्रियम हमारा प्रेजेंट होता है। मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। अब साइक्लिक चेंजेस हमारे किस में हो रहे थे, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम भी बेबी के थ्रू बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, लेकिन मेनली हमारा स्मूथ मसल से कौन बना हुआ है, मायोमेट्रियम। इसलिए एनसीईआरटी हैज मेंशन कि मायोमेट्रियम हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन इन बेबी पार्चुरेशन में हेल्प करता है। अब जितना भी मेंस्ट्रुएशन के वक्त जो भी ब्लीडिंग वगैरह होती है वो एंडोमेट्रियम से होती है। एंडोमेट्रियम जो होती है वो बार बार डीजेनरेट होती है और बार बार रीजनरेट होगी, यानी हर 14 डेज में वो रीजनरेट और डीजनरेट 40 जितना भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज पे आती है, तो एवरी 28 डेज पे हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू एंडोमेट्रियम रीजनरेट और डीजनरेट होती है। अब हमारे पास आया यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्या होता है ना, वी हैव दिस, बार आ क्यों जाता है, ये वाला ऊपर वाला हमारे पास है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, एक कुशनी लेयर होती है जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो फोल्ड ऑफ स्किन है दिस इज नोन एज लैबियम मेजोरा। ग्रीन वाली जो आपको स्किन दिख रही है दिस इज नोन एज लैबियम माइनोरा। जो ये आपको सर्कल दिख रहा है दिस इज क्लेटोरिस। क्लेटोरिस जो होता है वो यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर होता है। ये हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग है। इस यूरेथ्रल ओपनिंग में जो आपको ग्रीन कलर का वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन जो होता है वो हमारे यूरेथ्रल मीटस के जस्ट ऊपर हाइमेन प्रेजेंट होता है। और हाइमेन कब ब्रेक हो जाता है, ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हमारे पास हाइमेन ब्रेक हो जाता है एक फीमेल में, जिसे हम इंटरकोर्स को हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, coitus. So during first coitus intercourse, the hymen breaks. अब हाइमन जब ब्रेक हो रहा है दैट डजंट मीन, बहुत लोग साइंटिफिकली पहले समझते थे कि हाइमन का ब्रेक होना इज अ वी कैन से इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी फीमेल्स में हाइमन, बिकॉज इट इज अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, तो अगर आप हॉर्स राइडिंग वगैरह करते हैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, कहीं बहुत
कहीं गिर गए कहीं से दूर से, या फिर मेंस्ट्रुअल कप अटैच करते वक्त, टैम्पॉन्स यूज करते वक्त भी हमारे पास हाइमन ब्रेक हो जाता है। इसलिए, और उस वक्त तो वी डोंट हैव एनी इंटरकोर्स और कोइटस, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वेरी रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी, बिकॉज कोइटस एक रीजन है बट इट इज नॉट द ओनली रीजन, इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ हाइमन। बिकॉज कुछ लोगों में ऐसा होता है इवन आफ्टर इंटरकोर्स और कोइटस सम वुमेन हैव परसिस्टेंट हाइमन, यानी उनका हाइमन ब्रेक ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में मॉन्स प्यूबिस, मैंने बताया कुशनी फैटी टिश्यू होता है कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिस हेयर। लेबियम मेजोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग। लेबियम माइनोरा जो होता है वो पेयर्ड, देखो मैंने दो दिखाई थी ना, ग्रीन ग्रीन कलर की, एक ऐसे और एक ऐसे, तो लेबियम माइनोरा जो है दैट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ऊपर था मेरे पास, यहाँ पे लेबिया मेजोरा था, इसके यहीं पे थी, अंडर द लेबिया मेजोरा। एंड व्हाट डू वी एल्स हैव हियर, clitoris is a tiny finger-like structure lies upper to the junction of labia minora above the urethral opening। urethral opening के ऊपर होता है। हाइमन जो होता है इट्स torn during intercourse, साइक्लिंग, राइडिंग अगर हम लोग करते हैं तो भी। तो ये हमारे पास जो PYQ है कि explain why hymen is not the reliable indicator for virginity or sexual experience। ठीक है, अब हमारे पास आता है मेमोरी ग्लैंड। मैंने आपको ऊपर बताया था कि मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो एक फीमेल को रिप्रोडक्टिवली एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड इस टाइप ऑफ अ ग्लैंड जिसके अंदर दो पार्ट है, एक है ग्लैंडुलर पार्ट है, एक हमारे पास फैटी पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट में क्या होगा, मेमोरी लूप्स वगैरह होते हैं, और फैटी पार्ट जो होता है वो वेरिएबल अमाउंट का होता है। तो अगर हम ग्लैंडुलर पार्ट को ही इनहांस करके देखें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मेमोरी लोब्स। सबसे पहले हमारे पास होता है मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स। फिर हमारे पास आएंगी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही हमारे पास मिल्क सेक्रीशन होता है। मिल्क स्टोर कहाँ होता है, एल्वियोली के ल्यूमन में, याद रखना है एल्वियोली के ही ल्यूमन में मिल्क स्टोर होता है और एल्वियोली ही मिल्क बनाता है। फिर हमारे पास आएगा मेमोरी टिब्यूल्स, यानी पहले मेमोरी लोब से, मेमोरी लोब के सेल ने क्लस्टर किया और उन्होंने एल्वियोली बनाई, एल्वियोली के से निकले मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल से क्या निकलेगा हमारे पास, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से हमारे पास निकलेंगे मेमोरी एम्पुला, फिर मेमोरी एम्पुला से भी मिल गया टावर लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट इज अ मिल्क डक्ट जिसके थ्रू हमारे पास मिल्क सेक्रीशन होता है। तो सबसे पहले मेमोरी लोब, फिर मेमोरी एल्वियोलस, फिर मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, दिस इज निपल पार्ट, दिस इज एल्यूरल एंड रिब्स, वी नो मसल बिटवीन रिब्स, कोस्टल pala and the pectoralis major muscle। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये आपको स्ट्रेंथ का काम देगी, एक बेस प्रोवाइड करेगी जिसके ऊपर आपका ब्रेस्ट लाई करेगा। अब फंक्शन क्या है मेमोरी ग्लैंड के, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी लोब 20 से 25 हो सकते हैं। 20 से 25 होते हैं, उनके एल्वियोली में आपके पास ब्लड वो मिल्क बनता है, मिल्क स्टोर होता है ल्यूमेन में, वहां से मिल्क बाहर निकलता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स को ज्वाइन करता है, बहुत सारी डक्ट्स आती है, डक्ट्स मिलके एम्पुला बनाती हैं, एम्पुला एक वाइडर स्ट्रक्चर है, वाइडर स्ट्रक्चर आपस में मिलके डक्ट से ज्वाइन होकर लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है और फिर हमारा मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है। और यही सब हमने पढ़ा इसमें। देखो, it means that we have not even left a single line। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है आज के लिए, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हम लोग करेंगे, हाँ जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग अगले से स्टार्ट करेंगे बिकॉज 70% ऑफ चैप्टर आई थिंक वी हैव डन। लेट अस स्टार्ट विद गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, मैंने बताया था जिस भी वर्ड के आगे जेनेसिस लग जाए उसे हम बोलते हैं किसी चीज का फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो गैमीट के आगे जेनेसिस लगा है यानी गैमीटोजेनेसिस हो गया। प्राइमरी सेक्स, और अगर हम लोग मेल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो मेल्स में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके लिए आपको चाहिए बहुत सुंदर सुंदर फ्लो चार्ट, बिकॉज
एनसीईआरटी इज अ बिट क्लिस्ट हियर, ये घुमा देगी आपको कब कहाँ से क्या बना कैसे बना। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे बहुत सारे फ्लो चार्ट्स। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगी, टेस्टिस में होगी। अगर टेस्टिस में भी कोई आपसे पूछे तो कहाँ होगी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पूछे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में भी अगर कोई आपसे पूछे कहाँ होगी तो सेमाइनल वेसिकल में, सॉरी नॉट सेमाइनल वेसिकल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगी। ठीक है, हमारे पास गैमीट कैसे बना, स्पर्म कैसे बना। तो स्पर्म हमारे पास बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मैंने आपके लिए बनाया था स्पर्मेटोगोनिया। जब मैंने आपको ऊपर टेस्टिस पढ़ाई थी तो आई मेड अ स्ट्रक्चर ऐसे, एंड इनके अंदर मैंने बनाए थे कुछ आर्क शेप लाइक स्ट्रक्चर, और बीच में बनाया था एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। आर्क शेप लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया। सेटोली सेल्स, सर्कुलर सेल्स को हम बोलेंगे सेटोली सेल्स, ये हमारे पास काम करती हैं नरिशमेंट में। और स्पर्मेटोगोनिया में ही क्या होता है, इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड मेल फ्री गैमीट्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है, प्यूबर्टी में ही शुरू होती है। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस के लिए डू वी हैव स्पेस, चलो यहाँ बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, माइटोसिस हुई, क्योंकि अभी हमें स्पर्मेटोगोनिया को डिफरेंशिएट करना है। तो स्पर्मेटोगोनिया को हमने डिफरेंशिएट करके क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाई। प्राइमरी ये भी 2n है, ये भी 2n यानी डिप्लॉयड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगी मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट होगी यानी रिडक्शनल डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन हुआ, दिस इज मियोसिस एंड दिस इज माइटोसिस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा, एन। ये कैसा होगा, सिमिलर इन शेप एंड साइज। अब स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर दोबारा मियोसिस होगी, यानी सेकेंड मियोसिस। अब सेकेंड मियोसिस से ये क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड भी कैसा होगा, एन। और यस, अब स्पर्मेटिड के अंदर भी यहाँ पे भी साइज होंगी इक्वल। अब स्पर्मेटिड कैसा है, स्पर्मेटिड बच्चों ऐसा बना हमारे पास। अब इस स्पर्मेटिड के अंदर जब टेल ज्वाइन हो जाती है तभी हम उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। तो जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटिड में टेल ज्वाइन करने का उसे हम बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं इसमें तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगी स्पर्मायोजेनेसिस। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई, उसने बनाया स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुई, उसने बनाया हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस हुई, उसने हमारे पास बनाया स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में स्पर्मायोजेनेसिस हुआ और उसने हमारे लिए बना दिए टेल स्पर्म। टेल स्पर्म क्या करते हैं ना बच्चों, टेल स्पर्म जाके सिटोली सेल्स में ज्वाइन हो जाते हैं। सिटोली सेल्स भी सर्कल, ये भी सर्कल जाके फिक्स हो गए। अब इंसेमिनेशन के दौरान जब ये स्पर्म सिटोली सेल से बाहर आते हैं उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन किसे बोलते हैं हम लोग, जब टिब्यूल से ये लोग फाइनली बाहर आते हैं, एक मेल बॉडी से बाहर आते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर एक जाने वाले होते हैं, तो उस बाहर निकलने को प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। अब यही चीज हमें एनसीईआरटी ने लिख के दी है। क्या दिया है, टेस्टिस इमेच्योर मेल सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं जिसे हम। इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल माइटोटिक डिवीजन, देखो फर्स्ट माइटोसिस हुआ, फर्स्ट माइटोसिस से इसने क्या बनाया, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन्होंने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सब चीजें सेम थी फ्लो चार्ट की। periodically undergoes meiosis, देखो स्पर्मेटोस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस हुई, उसने क्या बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, देखो सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी लिखा हुआ है।
उससे हमें क्या, हमारे पास क्या है, स्पर्मेटिड। ठीक है। अ स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मेटिड जब ट्रांसफॉर्म होंगे, ये स्पर्मेटिड है, इनके अंदर टेल ज्वाइन हुई, उस प्रोसेस को हमने बोला स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस बिकम एम्बेडेड टू सिटोली सेल्स, ये भी मैंने बता दिया। और जब ये फाइनली रिलीज होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। गॉट इट। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट, देखो ये वाला जो चीज है ना, ये मैं आपको ऑलमोस्ट ऊपर समझा चुकी हूँ, बस इसमें कुछ हमारे पास हार्मोनल सिक्रीशन है। सबसे पहले हार्मोनल सिक्रीशन में क्या होगा, स्पर्म्स बने क्यों, हमारी बॉडी को कैसे पता चला कि नाउ वी आर गोइंग इनटू प्यूबर्टी और हमें स्पर्म्स बनाने हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कैसा होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एक्ट एट एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन जीएनआरएच निकला, वो गया हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके उसने क्या काम किया, गोनाडोट्रॉफ्स रिलीज करवाए। गोनाडोट्रॉफ्स जब रिलीज कराते हैं, दो तरह के हमारे पास गोनाडोट्रॉफ्स होते हैं, एक होता है एलएच, एक होता है एफएचएस। एलएच क्या होता है, लेडिक सेल एक्टिंग ऑन अ लेडिक सेल हार्मोन। तो वो लेडिक सेल जो हमने बनाया था ऊपर, लेडिक सेल को कहता है भाई एंड्रोजन रिलीज कर, तो लेडिक सेल एंड्रोजन रिलीज करता है। और एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिटोली सेल्स पे काम करता है। सिटोली सेल से क्या बोलता है, बहुत सारे फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिसे हम बोलते हैं इनहिबिन, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट इनहिबिन सिक्रीट करवाता है सिटोली सेल से, जो हमारे पास हेल्प करते हैं स्पर्मायोजेनेसिस में। स्पर्मायोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ बनना स्पर्मायोजेनेसिस होता है। फिर से देखते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आया हमारे पास, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से आया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन। उसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने गोनाडोट्रोपिन रिलीज कराए, सबसे पहले उसने कराया एलएच और एक उसने कराया एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच ने क्या किया, एक्टेड ऑन लेडिक सेल्स, और स्टिमुलेट किसको किया, सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन ने अब एंड्रोजन ने और काम क्या किया, उसने स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्म फॉर्मेशन, जितना ये लंबा सा जो प्रोसेस था, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएचएस ने क्या किया, उसने सिटोली सेल्स में काम किया और उसने रिलीज करवाया इनहिबिन, ये यहाँ पे नहीं लिखा है बट यूज होता है। इनहिबिन सिक्रीट कराया सिटोली सेल से, जिसने किसमें हेल्प करी, स्पर्मायोजेनेसिस। अब अगर हमें एक स्पर्म बाहर भी आ गया, अब आपने तेरे से स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी, अब हमें क्या पढ़नी चाहिए, स्पर्म आखिर बना कैसा, इतनी देर से जो हमने बनाया वो कैसे बना। स्पर्म के पास चार पार्ट होते हैं, एक हो गया हेड, एक हो गया नेक, मिडल पार्ट और टेल। तो हेड, नेक, मिडल पार्ट एंड टेल। हेड में क्या होता है, एक पेरिफेरल इलोंगेटेड, मिडल पेरिफेरल नहीं होता, मिडल इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के ऊपर ये देखो, ये दिसे था, अरे जस्ट मिनट, ये हमारे पास पूरा न्यूक्लियस हुआ। ठीक है। इस न्यूक्लियस के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे दिस स्ट्रक्चर, ये वाला ब्राउन कलर का, दिस इज नोन एज एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी एंजाइमिक एक्टिविटीज होती रहती है। यहाँ नीचे हमारे पास आया नेक, नेक के बाद मिडल पार्ट, मिडल पार्ट में होते हैं न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हमें हेल्प करती है कि इसमें एनर्जी में, और एनर्जी क्यों चाहिए, टेल को वेव कराने के लिए। टेल इज द मोबिलिटी ऑर्गन, हम क्या ऑर्गन नहीं बोलेंगे, मोबिलिटी पार्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ तो टेल को मूव करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। तो मिडिल पार्ट पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच पोजेस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल एंड हेल्प इन द स्पर्म मोटिलिटी। अब एक ह्यूमन बॉडी में, एक ह्यूमन मेल बॉडी में 2000 से 3000 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं कॉइटस के दौरान, यानी इंटरकोर्स के दौरान वी हैव 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर सोचो
200 मिलियन क्या हो गए, 20 लाख। 20 लाख से 30 लाख स्पर्म्स बने। सोचो अगर ये सारे फर्टाइल हो जाते तो ऐसा तो हो नहीं पाता। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज एक ओवन ओवम से मैक्सिमम हमने देखे हैं तीन। तीन भी बहुत रेयर केस में हमने देखा है। मोस्टली हमने दो देखे, मोस्टली भी नहीं होता ट्विंस तो। ट्विंस भी इज अ रेयर फैक्टर ओनली। एक, दो या तीन ही स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर पाते हैं। लेकिन हमने 20 लाख 30 लाख क्यों बनाए? क्योंकि स्पर्म्स को ट्रैवल करना होता है। ट्रैवल के दौरान ही बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। जब वो पेनिस के थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट से निकलते हैं तो हमारे इजैकुलेटरी डक्ट में एसिडिक पीएच होता है। उसी को लुब्रिकेट करने के लिए बल्बोलेटरी ग्लैंड कुछ पीएच सिक्रीटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जिससे हमारे पास पीएच कम होता है, बेसिक पीएच न्यूट्रलाइज पीएच होता है। अगर नहीं सिक्रीट हो पाया तो बहुत सारे तो एसिडिक नेचर की वजह से ही स्पर्म्स की डेथ हो जाती है। उल्टा जब वो फीमेल बॉडी में जा रहे होते हैं तो थ्रू आउट द फेलोपियन ट्रैक्ट दे हैव टू पास अ लॉट ऑफ बैरियर्स। ओवम के अंदर भी आपने देखा होगा कि लेयर्स है बहुत सारी। यूट्रस के अंदर कितनी लेयर्स थी, उसी तरह ओवम के अंदर हमने देखी थी लेयर्स थी बहुत सारी एपिथेलियम की। तो एक एक बैरियर को पास करने के लिए एवरी स्पर्म इज नॉट एबल टू डू दैट। तो एटलीस्ट 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज में होने चाहिए, एटलीस्ट 60। यानी 40% तो पहले ही खत्म हो गए 20 लाख के। 60% बचे। इन 60% में से 40% के पास ही चलने की शक्ति होती है। चलने की शक्ति सब में होती है जल्दी। देखो बहुत धीरे धीरे चलोगे तो एग पहले ही एम्प्यूला से निकल के यूट्रस में आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी एम्प्यूला में। इसलिए आपकी स्पीड और एग रिलीजन की स्पीड स्पीड जो होती है वो मैच होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए 60% तो पहले, 40% पहले हट गए क्योंकि उनकी शेप और साइज नॉर्मल नहीं थी। बचे कितने, 60%। 60% में से 40% वालों के पास क्या होती है, मोटिलिटी होती है। अब sperm release from the seminiferous tubule are transported by accessory duct, ये हमें पता है। देखो सीमेन मैंने आपको उधर बताया था, क्या बताया था, सीमेन जितने भी सेमाइनल प्लाज्मा के साथ अगर हम स्पर्म को ऐड कर दे तो उसे हम बोलते हैं सीमेन। और जितने भी हमारे पास जितना ये सारा काम हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, टेस्टिकुलर हार्मोन यानी एंड्रोजन के थ्रू। इसी के साथ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस भी खत्म होता है। लास्ट पार्ट जो हमारा बचता है दैट इज oogenesis। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने oogenesis से। oogenesis का क्या मतलब होता है, जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस था, स्पर्म जेनेसिस था, उसका क्या मतलब था, स्पर्म बनना। oogenesis का मतलब है एग बनना। फीमेल बॉडी में जब एग बनते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। अब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या अंतर था, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, oogenesis प्यूबर्टी पे स्टार्ट नहीं होती है। वो एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ ही फीटस में स्टार्ट हो जाती है जब फीमेल बर्थ लेती है। और हमें कैसे पता चलता है, हम बोलते हैं ना सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन हमें कैसे पता चलता है, 3 मंथ्स पे जब एक बेबी मदर के अंदर होता है तो थर्ड मंथ पे जो होता है एक फीमेल अगर है तो उसके अंदर ओवम बनने स्टार्ट हो जाते हैं, फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये चीज थ्रू अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन्स डॉक्टर्स को दिख जाती है। दैट्स व्हाई दे क्लेम कि हाँ दिस इज अ फीमेल चाइल्ड, दिस इज अ मेल चाइल्ड। ऑल्दो इट इज अ वेरी प्रोहिबिटेड एक्ट इन इंडिया, ठीक है, बट स्टिल हम लोग मेडिकली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस इज अ बेबी गर्ल और इट इज अ बेबी बॉय। नाउ स्पर्मेट हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज पे oogenesis शुरू हुई। कैसे शुरू होगी, हमारे पास ओवम में भी जो था जब हमने बनाए थे तो उगोनिया थे, दिस सेल्स, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू कितने उगोनिया कितने हमारे पास बनते हैं, 2 मिलियन। यानी 2 मिलियन उगोनिया ईच ओवरी में रहती है। एक ओवरी के मैंने बहुत एक ओवरी के लेयर्स बताई थी, उस ओवरी की इंटरनल लेयर को हम बोलते हैं उगोनिया। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास 2 मिलियन यानी 2 लाख होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जब एक बेबी पैदा हो जाती है तो उसके अंदर कोई नए उगोनिया सेल्स नहीं बनते हैं, ठीक है। उगोनिया सेल्स जितने बनते हैं वो आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही बन जाते हैं। अब एक उगोनिया कैसा दिखेगा, दिस इज, ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। इस उगोनिया में क्या होता है, मियोसिस होती है।
मियोसिस कैसी, जिन बच्चों ने 11th का पढ़ा होगा सेल साइकिल, उसमें एक स्टेज आती थी प्रोफेज 1, मियोसिस की प्रोफेज 1। मियोसिस की प्रोफेज 1 में हमने पढ़ा था डिप्लोटीन स्ट्रक्चर। डिप्लोटीन फेज जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ द सेल्स एग्जिट और दे कैन गेट अरेस्टेड एट डिप्लोटीन, जिनमें कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, और वो वहीं पे सेल्स ऐसे ही रह जाते हैं सेल डुप्लीकेट करके वहां पे, दे आर जस्ट नॉट गोइंग इनटू डायकाइनेसिस और मेटाफेज। वही स्टेज हमारे पास है ओगोनिया के साथ। ओगोनिया आया 2N था, इसके अंदर हुई मियोसिस। मियोसिस हुई लेकिन वो अरेस्ट हो गई प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज के अंदर अरेस्ट हो गई तो इसने क्या बनाया, प्राइमरी ओगोनिया। प्राइमरी ओगोनिया भी हमारे पास डिप्लॉयड ही आता है अभी, क्योंकि प्रोफेज में तो अरेस्ट हो गई ना, जीन डुप्लीकेट हुए, न्यूक्लियस डुप्लीकेट होने वाला था, हुआ थोड़ा सा, नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एनाफेज तो नहीं आया। एनाफेज नहीं आया तो जीन अलग तो नहीं हुए ना, तो 2N के 2N ही रह गए। दिस इज नोन एज प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाद क्या होता है, इसके ऊपर कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स आके जुड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये 2N था प्राइमरी oocyte, इसके ऊपर ऐसे ग्रेन्युलोसा सेल्स आके जुड़ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुई, मियोसिस हुई, जो प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो गई, मतलब प्रोफेज 1 के बाद ये आगे नहीं गई। यहाँ पे क्या हुआ, दिस प्रोसेस इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक एडिंग ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या काम करते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पे oocyte को देते हैं नरिशमेंट। वहां पे कौन नरिशमेंट दे रहा था, सिटोली सेल्स, यहाँ कौन दे रहे हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब बच्चों ये काम कहाँ हो रहा है, दिस काम ये हो रहा है बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, यानी जो फीमेल है वो भी पैदा नहीं हुई है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसकी मदर के अंदर फीटस में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब इन चेंजेस के बाद हमारे पास प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल बन गए। अब इस प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद क्या होता है वो मैं यहाँ बताती हूँ। ये मेरे पास अब बन चुका है एक प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल में अब क्या होगा, प्यूबर्टी, ये हमारे पास बच्चा आ गया। और प्यूबर्टी कब आती है, वी कैन से टीनेजर 13 एज में, लेकिन अब तो 10 से ही शुरू होने लग गया है, तो विल टेक इट एज 13। 13 में जब प्यूबर्टी आई तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हुए, यानी 13 साल तक प्राइमरी फॉलिकल एज इट इज फीमेल की ओवरी में रहा। 13 ईयर्स पे प्यूबर्टी आई, उसके बाद इसमें क्या हुए, चेंजेस आए, इसके अंदर बना थीका। थीका क्या होता है, आउटर लेयर। देखो थीका को हमने, अब मुझे बताओ थीका हमने कहाँ पढ़ा था इससे पहले, एंथर में भी तो हमने थीका पढ़ा था ना, डायथीकस होता है एंथर। थीका क्या है, आउटर वॉल। तो प्राइमरी फॉलिकल की भी आउटर वॉल बन जाती है विच इज नोन एज थीका। अंडर ये रह जाता है, अंदर क्या रह जाता है, प्राइमरी oocyte, और इसके आसपास कुछ सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, and this is known as theca, and we call it as secondary follicle। अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या होता है, we are lack of space actually। अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल बनना शुरू होता है। टर्शरी फॉलिकल कैसे बनता है, थीका आपस में हो जाता है डिफरेंशिएट। थीका आपस में कैसे डिफरेंशिएट होगा, दो लेयर बना लेता है, इसी के अंदर हमारा प्राइमरी oocyte रहता है, दिस इज थीका एक्सटर्ने, दिस इज थीका इंटरने। इसी के अंदर हमारे पास आ जाती है एक कैविटी, जो सेल्स बन रहे थे वो यहाँ पे सेल्स बने, लेकिन यहाँ पे सेल्स नहीं बने, इसे हम बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन द टर्शरी फॉलिकल। तो पहले उगोनिया, उगोनिया में थीका बना तो प्राइमरी तो सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। अब जब थीका डिफरेंशिएट हुआ एक्सटर्ने और इंटरने में, और एक वहां पे कैविटी आ गई विच इज नोन एज एंट्रम, तब हमने उसे बोला टर्शरी फॉलिकल। अब इस टर्शरी फॉलिकल के बाद क्या होगा वो मैं यहाँ बताती हूँ। ये मेरे पास अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास टर्शरी फॉलिकल था, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होके हमने बनाया वहां पे
एक oocyte जिसे हमने बोला सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये N हुआ, और हमने बनाया यहाँ पे हैप्लॉइड बॉडी, एक और हैप्लॉइड बॉडी भी बन गई। अब जब फीमेल की बॉडी में LH बढ़ेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ेगा, तब क्या होगा, ये थीका टूटने लगेगा और थीका बनाएगा कॉर्पस कैलोसम। और हमारे पास जो सेकेंडरी oocyte है वही एग सेल होता है, और वो रिलीज हो जाएगा और हैप्लॉइड बॉडी भी आपस में रिलीज हो जाएगी। अगर ये एग सेल अगर तो कर गया फर्टिलाइज, तो कॉर्पस कैलोसम एक ग्लैंड की तरह एक्ट करता है जो बहुत सारे हार्मोन प्रोजेस्टेरोन वगैरह रिलीज करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो यही कॉर्पस कैलोसम एक वेस्ट की तरह हमारे मेंस्ट्रुअल वेस्ट के साथ निकल जाता है। अब जो ये स्ट्रक्चर बना था जिसमें एक हैप्लॉइड बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte थे, इसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये हमारी पूरी साइकिल थी। अगर हम इस पूरी साइकिल को एक बार रिविजिट करें, तो सबसे पहले हमारे पास एक फीमेल के अंदर ऊगोनिया था, ऊगोनिया में मियोसिस हुआ, प्रोफेज 1 आया, प्रोफेज 1 आते ही वो डिप्लोटीन पे अरेस्ट हो गया, उसने बनाया वहां से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाद उसने बनाया प्राइमरी फॉलिकल, कैसे, ग्रेनुलोसा सेल्स वहां पे लगा के। ये सब कहाँ हो रहा है, फीटस के अंदर, फीटस बेबी पैदा हुआ बाहर, बेबी 13 साल तक बड़ा हुआ बच्चा, गर्ल, उसके बाद उसके अंदर आई प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में क्या हुआ, दिस फॉलिकल ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, कैसे, उसने बनाया थीका और कुछ सेल, जिसे हमने बोला सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल ने फिर से अपने आप को डिफरेंशिएट किया और क्या बनाया, थीका एक्सटर्ने, थीका इंटरने और एंट्रम, इसे हमने बोला टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल वापस आती है, टर्शरी फॉलिकल में होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1 से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जिसमें हमारे पास एक सेकेंडरी oocyte होता है और एक हैप्लॉइड बॉडी। अभी तक सारे oocyte प्राइमरी थे, सिर्फ और सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल में ही सेकेंडरी oocyte आया है। बॉडी के अंदर अब LH वैल्यू बढ़ी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा, तो हमारे पास थीका टूटा, थीका टूटा तो ये जो सेकेंडरी oocyte था वही एक सेल होता है, वो बाहर निकला और हैप्लॉइड बॉडी भी बाहर निकली। अगर तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो कैर्पस कैलोसम में ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा, जिसके अंदर से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होंगे। अगर यहाँ पे नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, तो कैर्पस कैलोसम मेंस्ट्रुअल वेस्ट के साथ हमारे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। oogenesis is initiated during the embryonic development, ये मैंने बता दिया, millions of gamete are formed and added after birth, then no more oogonia are added after birth, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। These cells divided enter into prophase 1, meiotic division होता है, where they get temporarily arrested, called the primary oocyte. The primary oocyte gets surrounded by granulosa cells which are known as primary follicles. ये कितने होते हैं प्यूबर्टी पे, हमारे पास होते हैं 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। बनते कितने हैं, 2 लाख बने, लेकिन प्यूबर्टी तक आते तक वो 60,000 से 80,000 ही रहते हैं। देखो बचते तो वो 40,000 ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी हमें बोलती है 60 से 80,000, सो वी विल कंसिडर 60 से 80,000। अब प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, और एक थीका बन जाता है, थीका जहां बनता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब जहां पे थीका डिफरेंशिएट करता है, थीका इंटरने और एक्सटर्ने में, और एंट्रम आ जाता है, उसे हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल साइज में ग्रो करता है, मियोटिक डिवीजन होती है, अनइक्वल डिवीजन होती है, और वो बनाता है सेकेंडरी oocyte। टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इनसाइड, कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स अ सेकेंडरी oocyte, और एक टाइनी पोलर बॉडी भी बना देता है। टाइनी पोलर बॉडी के बनने के बाद क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिटेन द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो बना तो प्राइमरी oocyte से ही है। अब प्राइमरी oocyte के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, तो सेकेंडरी oocyte के बाद भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद ये क्या करता है, फिर से टर्शरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, कैसे, वो सेकेंडरी oocyte और हैप्लॉइड बॉडी बनाता है, उसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिटा, यानी जो सेकेंडरी है फॉलिकल्स की आफ्टर, जो सेकेंडरी oocyte है ये वाला, इसे हम बोलेंगे जोना पेल्यूडिसा। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है जब LH हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो ओवम बाहर निकलता है, विच इज नोन एज ओव्यूलेशन। और
ओव्यूलेशन के बाद अगर हमारे पास हो गई फर्टिलाइजेशन, तो कैसा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद? इम्प्लांटेशन हो जाएगी? नहीं होगा, तो कॉर्पस क्लोसम ब्रेक करके मेंस्ट्रुअल वेज के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस फ्लो चार्ट को देखो। प्यूबर्टी हुई, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन हुआ स्पर्मेटोगोनिया में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, स्पर्मेटिड बने, स्पर्मेटोजोआ बने। ये हमने देख लिया। अब देखो फीटल लाइफ। फीटल लाइफ मतलब बच्चा जो अभी पेट में है मदर के, उसके अंदर क्या बना? ओवोनिया बन गया है, प्राइमरी oocyte बन गया है। लेकिन सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम, और ये सब कहाँ होता है? एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में। अब देखो सेकेंड पोलर बॉडी का क्या मतलब होता है? सेकेंड पोलर बॉडी का यहाँ पे ये मतलब है कि पहले अनइक्वल डिवीजन हुई सेकेंडरी oocyte में और उसने टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई। अब उसके बाद जब वो ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, तब वो यहाँ पे एक और पोलर बॉडी बनाता है, या तो पुरानी वाली डिजेनरेट हो जाती होगी, और वो देखो एनसीईआरटी खुद कहती है, does the first polar body born out of first meiotic division divides further or degenerate? We do not know about that. मतलब science has still not reached into that fact, or maybe एनसीईआरटी is not telling us what happens to the tiny haploid body. तो इसी के साथ हमारे पास oogenesis भी खत्म होता है। तो आज हमने oogenesis कर लिया, आज हमने spermatogenesis कर लिए। spermatogenesis से पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स और डिफरेंसेस सारे कंप्लीट कर लिए हैं। मोर देन 60% हमारे पास चैप्टर हो गया। इसके बाद वी आर लेफ्ट ओनली विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल और कुछ कुछ स्टेप्स वगैरह जो वी शुड हैव फॉर द हाइजीन और प्रिपरेशन के लिए जो यूज होते हैं। तो हेयर आई एम एंडिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस सेशन। पढ़ते रहिएगा, फ्लो चार्ट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।